स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का। आज हम लोग आईपी एड्रेस, होस्ट नेम और डीएनएस आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे सेंटोस 7 जीवाई सर्वर में, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंस्टॉल किया था। तो दोस्तों आइए आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे राइट क्लिक करिए। आपको एक ओपन टर्मिनल ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करिए। आपको CLI मोड दिखाई दे देगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। एक कमांड दोस्तों पहले पता कर लीजिए कि हमारे पास कौन कौन से इंटरफेस अवेलेबल है। तो एक कमांड है इफ कॉन्फिग, इसको आप एंटर करेंगे तो आपको आपके इंटरफेस का डिटेल मिल जाएगा। तो दोस्तों आईपी एड्रेस हमें इंटरफेस के ऊपर देना होता है। तो देखेंगे अगर आप, तो हमारे पास एक इंटरफेस है ENS33, जिसके अंदर में दोस्तों कोई भी आईपी एड्रेस है नहीं। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि हम कौन सी आईपी एड्रेस डालेंगे, उसका रेंज क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आईपी एड्रेस डालना है तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी आईपी एड्रेस डाल देंगे। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा आईपी एड्रेस हमें इसके अंदर डालना है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि जब हमने CentOS 7 को इंस्टॉल किया था, तो हम लोगों ने एक नेटवर्क एडाप्टर सेटिंग के अंदर नेट सेलेक्ट किया था, राइट। तो आपको अगर देखना है तो आप क्या करिए, इस पर राइट क्लिक करिए और सेटिंग के अंदर जाइए। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे नेटवर्क एडाप्टर में नेट सेलेक्टेड है। तो आप इस रेंज का आईपी एड्रेस अभी इसमें डाल सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अभी इस रेंज का आईपी एड्रेस कहाँ से आपको पता चलेगा। तो अब मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, आपको आईपी रेंज देखना है तो क्या करिए, इसको बंद कर दीजिए। आप वर्चुअल जो आपका VMware वर्क स्टेशन है उसमें एक एडिट ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक कीजिए और आपको दिखाई देगा वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वर्चुअल नेटवर्क की सेटिंग को लोड करना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों देखिए आपके पास तीन ऑप्शन है, जिसमें से मैंने बताया था अभी आपको दिखाया कि नेट हमने सेलेक्ट किया है, तो जो कि VMNet 8 है। दोस्तों ये इसका स्टेटस देखिए कनेक्टेड है, और उसका जो आईपी रेंज है वो क्या है, 192.168.94.0। तो जैसे कि आपको ये देख के लग रहा है क्लास C आईपी एड्रेस है। इसकी सेटिंग्स और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। आप जब यहाँ पे आएंगे नीचे VMNet इंफॉर्मेशन में आपको दिखेगा नेट। तो ये नेट आपकी इसकी सेटिंग देखनी है तो इस पर नेट सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आपको ये इसकी नेट सेटिंग दिख जाएगी, जिसमें नेटवर्क का नाम है VMNet 8, सबनेट आईपी है 192.168.94.0, और इसका सबनेट क्या होगा दोस्तों, क्लास C का, जो कि आपका ये 255.255.255.0 है, डेट इज /24। अभी इसका गेटवे देखिए 192.168.94.2। तो दोस्तों ज़्यादातर नेट जो होता है उसका गेटवे लास्ट में आप देखेंगे वो हमेशा यहाँ पे आपको 2 दिखाई देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप इसको याद ही कर लीजिए। वैसे भी आप जब इंस्टॉल करेंगे सर्वर आपको याद हो जाएगा। तो आप इस आईपी को गेटवे में यूज़ करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने इंटरफेस पे यूज़ करने वाले हैं आईपी एड्रेसिंग करने के लिए। यही आईपी हम लोग यूज़ करेंगे अपने इंटरफेस के अंदर। तो ये रेंज आप कहीं पे भी लिख लीजिए या इसको याद कर लीजिए। ईजी है 192.168.94.0। आपके VMware वर्क स्टेशन के अंदर में ये आईपी का रेंज डिफरेंट भी हो सकता है। तो ऐसा मत करिएगा कि सर आपने जो आईपी बताया था वहाँ पे तो डिफरेंट है, मेरे में डिफरेंट है। जो आपके लैपटॉप में दिखाई देगा, ठीक है, वर्चुअल एडिटर, नेटवर्क एडिटर के अंदर, वही आपको आईपी रेंज लेनी है। हो सकता है आपका हो 192.168.2.0 या किसी का हो 10.0, तो आप उसके हिसाब से जो भी होगा ले लेंगे। तो ये आप जो भी स्टार्ट करेंगे 2 के बाद स्टार्ट करिएगा। आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 40, 50 जो भी आपको लेना है आप लास्ट में आईपी एड्रेस ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अभी और हम लोग देखेंगे कैसे इंस्टॉल करेंगे, राइट। इसको बंद कर दीजिए और ये रेंज याद रखिएगा आप लोग। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो अब दोस्तों चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, आईपी एड्रेस इस इंटरफेस के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे जो ENS33 है हमारे पास। तो दोस्तों दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कमांड के थ्रू कर लीजिए, या आप फाइल के अंदर जाके आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
तो जो फाइल के अंदर आप आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं दोस्तों, वो आपका परमानेंटली स्टोर करके रखता है वो। अगर आपका सर्वर जो वर्चुअल मशीन है अगर रिबूट भी हो जाता है तो वो आईपी वैसे की वैसी रहेगी, क्योंकि आपने फाइल के अंदर सेव करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें इस स्क्रीन को बड़ा ही कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को आराम से स्क्रीन सही से दिखाई दे। तो दोस्तों अब आप सब लोगों को ये स्क्रीन दिख रही होगी। थोड़ा इसका साइज भी हम लोग बढ़ा लेते हैं। तो आप लोग कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्लस प्रेस करिएगा। जितनी बार आप लोग प्लस प्लस प्रेस करेंगे इतना ही इसका साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी फिर से आप चाहिए तो इस कॉन्फिग कमांड चलाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास एक इंटरफेस है ENS33 नाम का। तो इसके अंदर कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है। अभी ये लूप बैक एड्रेस है, और ये वर्चुअल ब्रिज है। तो अभी हम इसका यूज़ नहीं करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे क्या इसका यूज़ होता है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल एक ही इंटरफेस है जिसका नाम क्या है, ENS33। अभी इसके अंदर हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वो फाइल कहाँ पे पड़ी है, उसका पाथ क्या है जहाँ पे आप आईपी एड्रेस को डालना चाहते हो। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे को एक याद है एक कमांड, तो आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, या आप भी करते करते आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग उस फाइल के पास जाते हैं। तो VI जो है वो आपको फाइल एडिटिंग करने के लिए कमांड टूल है। तो इस VI कमांड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल के अंदर जाएंगे और हम लोग आईपी एड्रेस देंगे, राइट। तो ये पाथ है VI से CTC config network script IFG ENS33, राइट। तो यहाँ तक तो आपका ये डायरेक्टरी है, ये जो है आपका, ये आपकी डायरेक्टरी है, और ये वाला जो है वो फाइल है, राइट। तो मैं इस फाइल के अंदर जाने के लिए क्या करेंगे, आप एंटर कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये फाइल आपके सामने आ गई। अब इसी के अंदर आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो ये मेथड है बूट प्रोटो, जिसके थ्रू वो डिसाइड करता है कि आईपी एड्रेस कहाँ से लेनी है। तो ये भी DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस उठा लेगा, लेकिन हमें DHCP सर्वर से आईपी एड्रेस नहीं देना है, हमें खुद से आईपी एड्रेस मैन्युअली आईपी एड्रेस के अंदर डालना है। तो आप दो चीज़ें हैं, या तो आप स्टैटिक कर दीजिए कि स्टैटिकली हम जा रहे हैं आईपी देने, या तो इसको नन कर दीजिए, वो हम डिफाइन करेंगे कैसे आईपी देना है। तो आईपी हम क्या करेंगे, स्टैटिक ही वैसे देते हैं। तो दोस्तों अब आप लास्ट में आ जाइए, जो आपके इंटरफेस नेम जहाँ पे दिख रहा है, नाम है ENS33। आप यहाँ पे क्या करिए, एंटर कर दीजिए। और एक चीज़ और मैं बताना भूल गया आपको, जैसे ही आप ये कमांड चलाएंगे VSSETC sysconfig network script हाइफन IFCFG ENS33, तो आपको क्या दिखेगा, ये एक फाइल दिखेगी, राइट, ये वाली फाइल दिखेगी। लेकिन इसके अंदर एडिट करना है तो आपको कीबोर्ड में आई प्रेस करना होगा, तो आपको इंसर्ट मोड में लेके जाएगा ये, ठीक है। तो मैं आई पहले से ही कर चुका हूँ प्रेस, देखिए यहाँ पे एक इंसर्ट लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसकी आईपी एड्रेसिंग कर लेते हैं। तो लिखिए IPADDR, क्योंकि ये इधर लेफ्ट साइड में आपको सारा कैपिटल दिख रहा है, तो इधर मैं कैपिटल ही लिखूंगा। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। और आईपी एड्रेस आपको याद है 192.168.94.20। 10 मैंने एक और सर्वर जो भी बनाया है सेंटोस में दे के रखा हुआ है, तो मैं इसको 20 देता हूँ। 20 से दे रहा हूँ, मैं इसको 11 12 13 भी दे सकता था, लेकिन मेरे को याद रहेगा इसलिए ऐसा मैं देता हूँ 10 20 30। तो फ्रेंड्स अब इसके अंदर हम लोग नेट मास्क डालेंगे। वो आपको मैंने दिखाया था 255/24 है, इसलिए 255/255.0 ये आपका नेट मास्क हो जाएगा। और गेटवे मैंने बताया था आपको नेट में क्या है दोस्तों, 192.168.94.2 ये गेटवे था। अभी एक चीज़ और चेंज कर लीजिए, ये देखिए ऑन बूट नो है, यहाँ पे आप चेंज करके इसको करेंगे यस।
अगर आप नो रखते हैं तो आपको हर बार सर्विस नेटवर्क की कमांड चलानी पड़ेगी इसको रीस्टार्ट करने के लिए। तो सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट ये वाली कमांड चलानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे, तो जब भी ये सर्वर रिबूट होगा अपने आप ये आईपी एड्रेस को इंटरफेस में जो रहेगा उसको ले लेगा। तो दोस्तों ये मेरा हो गया इंटरफेस आईपी कॉन्फ़िगर। अब इसको सेव करने के लिए आप क्या कीजिए, $WQ और ये एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करिए और एंटर कर दीजिए। ये फाइल सेव हो गई। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप सर्विस नेटवर्क रिस्टार्ट के थ्रू इसको रिस्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लिनक्स CentOS 6 और RHEL 6 में यूज़ होता है, और थोड़ा इसका एडवांस आया अभी सिस्टम CTL जो मैंने आपको बूटिंग स्टेप में बताया था, तो हम लोग एडवांस वाला ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये RHEL 7 में है। तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, सिस्टम CTL रीस्टार्ट, किसको रिस्टार्ट करने जा रहे हैं, नेटवर्क को, इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिस्टम CTL रीस्टार्ट नेटवर्क। और दोस्तों जैसे ही आप एंटर करोगे ये इस फाइल को पढ़ेगा और आईपी को ढूंढेगा है क्या, और ये आपको दिखा देगा कि आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया इसने या नहीं। देखो तो दोस्तों आप स्क्रॉल कर लीजिए थोड़ा सा, और अभी आप देख सकते हैं दोस्तों आपके इंटरफेस ने अभी ये आईपी एड्रेस ले रखा है जो हमने अभी डाला 192.168.94.20, और ये सबनेट मास्क है और ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। तो दोस्तों आपको दिख गया इसने आईपी एड्रेस ले लिया, लेकिन दोस्तों एक चीज़ और भी है, आईपी एड्रेस तो ले लिया इसने, लेकिन सेकंड जो स्टेप होगा आपको चेक करना है कि क्या हमारा गेटवे रीचेबल है। अगर गेटवे रीचेबल नहीं होगा तो आपका ट्रैफिक आपके इंटरफेस से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप पिंग करके गेटवे देख लीजिए। आपको याद होगा मैंने गेटवे 192.168.94.2 रखा था, पिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपका गेटवे पिंग है, मतलब आपने इंटरफेस पे आईपी बिल्कुल सही डाली है और आपका ट्रैफिक इस गेटवे से होते हुए बाहर जाएगा। क्योंकि आपको चेक करना है कि कैसे आपका ट्रैफिक जाएगा, तो एक कमांड मैं आपको बता दूं, आप राउट देख सकते हैं इसका, इधर से जा रहा है route-n। देखिए दोस्तों ये ट्रैफिक जो भी जाएगा इस गेटवे से होते हुए बाहर इंटरनेट की तरफ जाएगा, जो इंटरफेस आपका ENS33 पे कॉन्फ़िगर है। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हमने अभी क्या किया, आईपी एड्रेसिंग कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं ना, होस्ट नेम डालते हैं सर्वर का, क्योंकि होस्ट नेम क्या है, इसका लोकल होस्ट है, तो सर्वर का नाम थोड़ा कुछ अच्छा हम लोग रखते हैं जिससे ये सर्वर जाना जाएगा बाहर। जब भी आपको कोई पिंग करेगा आपके होस्ट नेम को तो आपका आईपी एड्रेस क्या होगा, रिजॉल्व होकर आएगा। तो पहले इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे, तो अभी पहले देख लीजिए आपका होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको चेंज कर लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, वीआई एडिटर के थ्रू उस फाइल के पास जाएंगे जहाँ पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर है। उस फाइल का नाम क्या है दोस्तों, होस्ट नेम। तो ETC जो है वो डायरेक्टरी है और फाइल जो है वो क्या है, होस्ट नेम इस फाइल का नाम। क्लिक कर लीजिए, देखिए डी, अगर आप कुछ भी प्रेस ना करके केवल डी प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने एक साथ लाइन को डिलीट कर दिया। अब मैं आई करके इंसर्ट कर लूँगा, मैंने आई प्रेस कर दिया, इंसर्ट मोड में आ गया है। अभी आप क्या करोगे, आप अपने हिसाब से अपने सर्वर का नाम लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं इसको CentOS_सर्वर। देखिएगा C कैपिटल और S कैपिटल रखा है मैंने, तो ये आपका क्या होगा, होस्ट नेम हो जाएगा। तो दोस्तों इसको सेव कर लीजिए। इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, $WQ और एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब ये सेव हो गया। अगर आप आपको देखना चाहते हैं तो cat/etc होस्ट नेम चलाइए और आपको ये दिखेगा कि मैंने अभी होस्ट नेम रखा है। लेकिन अभी होस्ट नेम जो कमांड आप चलाएंगे तो आपको ये होस्ट नेम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये सर्वर रिबूट नहीं हुआ है। जैसे ये सर्वर रिबूट आप एक बार करेंगे आपको ये वाला होस्ट नेम CentOS जो आपने कॉन्फ़िगर किया है अंडरस्कोर सर्वर वो दिखाई देगा। तो ये लोग हम लास्ट में हम लोग ये देखेंगे। तो हमने क्या किया, आईपी एड्रेस सेट कर लिया, होस्ट नेम सेट कर लिया। अब दोस्तों अब बारी आती है हमें अपने सर्वर को इंटरनेट के साथ बात करवाने के लिए। तो दोस्तों अभी ये इंटरनेट से बात नहीं करेगा, आप किसी भी डोमेन को पिंग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि डोमेन को ये अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये
जो मशीन है आपकी आईपी एड्रेस को समझता है, नाम को ये समझता नहीं है जब तक जब जब इसको ये बताया जाए कि इस डोमेन का आईपी एड्रेस ये है। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं इसको कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। तो इसके लिए डीएनएस सर्वर होता है, उस सर्वर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं आईपी एड्रेस के जितने भी रिजॉल्व होके आते हैं। तो उसका फंक्शन अलग है, कैसे वो रिजॉल्व करता है हर एक डोमेन को। तो उसका भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जो आपको खुद का डीएनएस सर्वर बना के हम लोग दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या करेंगे, डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम गूगल का ही डीएनएस सर्वर ले लेंगे। तो अभी क्या करिए आप, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए सो दैट स्क्रीन आपको सही से दिखाई दे। अभी हम क्या करेंगे, vi/etc resolve.com के अंदर ये resolve.com के अंदर आपको नेम सर्वर की एंट्री करनी होगी। अच्छा, पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि गूगल पिंग हो रहा है या नहीं, बिकॉज अभी देखो इसके पास डोमेन को रिजॉल्व करने की समझ नहीं है आपके सर्वर की। अब इसको इंटेलिजेंट बनाना है हमको, देखिए हम कैसे इसको इंटेलिजेंट बनाते हैं सर्वर। तो दोस्तों अभी ये गूगल पिंग नहीं कर रहा है, इसको पता ही नहीं चल रहा है google.com है क्या। तो अभी पता करने के लिए क्या करेंगे, आप कोई भी वेबसाइट को चाहिए तो पिंग करके देख लीजिए, ना ही गूगल को, कुछ भी ना चाहिए, यूट्यूब को पिंग करके चलिए, यूट्यूब भी नहीं समझ पा रहा है। अब इसको समझाना है, आपको इंटेलिजेंट बनाना है। तो कैसे इंटेलिजेंट बनाएंगे, इसको डीएनएस चाहिए। तो इसको resolve.com etc के अंदर आपको क्या करना है कि resolve.com वाली फाइल के अंदर आपको डीएनएस आईपी देनी है। तो दोस्तों आई इंसर्ट कर लीजिए इस फाइल के अंदर, जाके लिखिए नेम सर्वर, गूगल का डीएनएस मैं दे रहा हूँ, आप थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा यहाँ पे 8.8.8। ये मैं प्राइमरी डीएनएस बोलता हूँ इसको, और सेकेंडरी डीएनएस मैं बोलता हूँ 4.4.4। अगर ये पहले वाले डीएनएस से रिजॉल्व ना करे तो ये सेकेंडरी डीएनएस से रिजॉल्व करके आपको आउटपुट दे देगा। अब इसको सेव कर लेते हैं, WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क और सेव। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग पिंग कर पा रहे हैं कि नहीं। अब हमारा सर्वर इंटेलिजेंट हो चुका है, वैसे पिंग करके देखता हूँ google.com। दोस्तों ये देखिए, अब आपका सर्वर समझदार हो गया है। अब ये डीएनएस को पिंग, डीएनएस से गूगल को पिंग करना स्टार्ट कर दिया रिजॉल्व करके। तो आपका सर्वर क्या कर रहा है, देखिए आपको बताया, ये आपने गूगल बोला ना, google.com को मेरे को पिंग करना है, तो उसने क्या किया, तुरंत पहले इसका आईपी एड्रेस ढूंढा। तो उसको आईपी एड्रेस मिला 142.250.67.174। अब ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके गया और वहां से रिस्पॉन्स लेके आया। तो देखिए आपको ये रिस्पॉन्स टाइम दिख गया, कितने देर में रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, तो ये पिंग रिस्पॉन्स है, कितना कोई कितनी लेटेंसी है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी जल्दी मेरा सर्वर वहाँ पे बात कर रहा है। तो ये मिली सेकेंड के अंदर होता है दोस्तों। तो पहला रिक्वेस्ट जो गया था वो देखिए 5 to 8 मिली सेकेंड में, दूसरा कोड 49। अब यहाँ से ये एक तरह सिमिलर हो जाएगा, 49, 45, 40, 53, ये क्या है, मिली सेकेंड है यहाँ से रिक्वेस्ट। तो इतने मिली सेकेंड में मेरा सर्वर लगातार गूगल के साथ बात कर रहा है। तो दोस्तों चलिए, अभी गूगल तो है, अब हम देखते हैं कोई और देख लेते हैं कि वो पिंग हो रहा है कि नहीं। कोई और यूआरएल आप डाल के देख सकते हैं। ओके, यूट्यूब भी पिंग हो रहा है दोस्तों, और यूट्यूब देखिए उसका लेटेंसी भी आप यहाँ से देख सकते हैं कितनी देर में मेरा यूट्यूब से बात कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल C करके मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब मेरा सर्वर बाहर आउटसाइड किसी भी इंटरनेट के यूआरएल से बात कर सकता है, पैकेज को डाउनलोड कर सकता है, फाइल्स को डाउनलोड कर सकता है। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं हम लोग, एक दो और यूआरएल्स को आपको पिंग करके दिखाता हूँ। आप चाहिए तो कोई भी आप अपने हिसाब से पिंग करते रहिए। चलिए याहू पिंग करते हैं, yahoo.com, याहू पे पिंग हो रहा है। चलिए एक मैं एक genex.tv करके है यूआरएल, जहाँ से आप सीरीज वीरीज कोई डाउनलोड कर। तो अभी उसको करते हैं पिंग genex.tv। तो थोड़ा टाइम लेता है ये। तो आई थिंक इस यूआरएल को किसी ने ब्लॉक कर दिया है, या फिर यूआरएल को हटा दिया। नहीं नहीं दोस्तों देखिए, इसने 158 मिली सेकेंड का टाइम लिया है ये यूआरएल।
पहली बार में टाइम लिया, अगर दूसरी बार में देखो तो दोस्तों ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन फिर भी हमारा सर्वर क्या है, उसको पिंग कर पा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ और भी है, ये पिंग करेगा क्योंकि पिंग कर रहा है ऊपर, तो ये सर्वर पिंग करेगा इसको। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं, आपको एक चीज़ और भी दिखाता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं google.com को पिंग किया, तो आप ये भी देख सकते हैं सक्सेस रेट क्या है इसका, कंट्रोल सी कर देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3 पैकेट ट्रांसमिटेड, 3 रिसीव्ड, कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ, इतना टोटल टाइम लिया 3 पैकेट को ट्रांसमिट होने में, और इसका ये आपका एवरेज मैक्सिमम टाइम है जो कि आपको दिखा दिया, और लॉस 0% है, मतलब 100% पैकेट हमने रिसीव कर लिया। ओके, तो अभी हम लोग हमने क्या क्या किया, हमने अभी आईपी एड्रेस, होस्ट नेम और डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी हमारा ये सर्वर किसी भी आउटसाइड वेब सर्वर को या किसी भी वेबसाइट को पिंग कर सकता है। ओके, तो गाइस अभी हमारा सर्वर बहुत इंटेलिजेंट हो चुका है। तो एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा बता दूं, एक होता है, इसको हम लोग लोकल डीएनएस बोलते हैं, VSSETC होस्ट। जो होस्ट फाइल होती है, उसके अंदर आप चाहिए तो अपना भी URL डाल सकते हैं और उसको लोकल डीएनएस भी बना सकते हैं सर्वर। तो पहले तो मैं अपना आईपी एड्रेस डाल दूँ 192.168.94। अच्छा, एक चीज़ और, इसको डालने से पहले जल्दी से हम आपको दिखाते हैं, अ, एक चीज़ जल्दी से दिखाते हैं आपको दोस्तों। अभी देखिए, जैसे आप पिंग करना चाहोगे अपने लोकल होस्ट को, क्योंकि लोकल ही होस्ट होगा ये, है ना, पिंग लोकल होस्ट। तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे जो लोकल होस्ट को पिंग कर रहा है, तो जो डीएनएस रिजॉल्व कर रहा है वो लूप बैक एड्रेस को रिजॉल्व कर रहा है 127.0.0.1। अगर कोई भी आप इस सर्वर को किसी बाहर के सर्वर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो कभी भी ये लोकल होस्ट से रीचेबल नहीं होगा, और आपके लाइव इन्वायरमेंट में आपका होस्ट नेम आपकी आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करना चाहिए, तभी आप किसी दूसरे सिस्टम के साथ इसको इंटीग्रेट करा सकते हो। फंक्शनैलिटी जो उसकी होगी, जैसे अभी सपोज मैंने बोला कि इसमें आपको फॉल्ट टॉलरेंस का मेरा कोई, या फॉल्ट डिटेक्शन सर्वर है, उसके साथ इसको इंटीग्रेट करना है, मेरे को इसको फॉल्ट देखना है, या फिर SNMP सर्वर है जिसके साथ इसको इंटीग्रेट करना है, और हमको इसका इसका सारा मिप से OID से इंफॉर्मेशन लेके आनी है कि इसका इसका पैकेट कितना ट्रैफिक ले रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो जो भी पैरामीटर्स आपको मॉनिटर करने हैं, आपको दूसरे सर्वर के साथ इंटीग्रेट करना होगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका ETC होस्ट के अंदर आपके जो होस्ट नेम है उसमें IP एड्रेस क्या हो, लिंक रहे, जिससे कि कोई भी अगर इसको रिजॉल्व करना चाहे तो आपका IP एड्रेस दिखे। तो वही अभी हम करने जा रहे हैं। अभी देखना, आपको 127.0.1 दिख रहा है, इसके बाद आपकी IP एड्रेस दिखाई देगी। कैसे, चलिए इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, और अभी जाते हैं CICTC पोस्ट के अंदर, और इसके बाद हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं दोस्तों। अब जैसे ही क्या करोगे, इसके अंदर आपको डालना होगा अपना IP एड्रेस, तो आप डाल दीजिए 192.168.94.20। ये आपका IP एड्रेस था। अभी इसका होस्ट नेम जो हमने रखा है वो क्या रखा है, CentOS_server, ये रखा था। अभी आप इसको सेव कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर इसके होस्ट नेम को रिजॉल्व करना चाहेंगे, लोकल होस्ट, तो एक चीज़ है, अभी हमने होस्ट नेम क्या डाला है, CentOS_server, यही डाला था ना। अभी देखिए, अब ये रिजॉल्व होकर क्या लेके आ रहा है, आपके आईपी एड्रेस को। तो अभी ये आपके आईपी एड्रेस को रिजॉल्व करके इजीली लेके आ सकता है। देखिए अभी क्या है, 192.168.94.20। अगर आपने ये नहीं डाला होता तो आपके लूप बैक एड्रेस को ही ये रिजॉल्व करके देता। अब ये
आपके सर्वर को सब लोग नाम से भी जान सकते हैं, जिसके पीछे क्या होगा, ये आईपी एड्रेस होगा जो बात करेगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप? तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो एक और चीज़ है, अभी मैं आपको कुछ पैकेज डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों डाउनलोड अगर करना है या कोई पेज को खोलना है, जैसे मेरे को अभी क्या है कि गूगल को सर्च करना है, तो अभी एक कमांड है wget कमांड, -p आप यूज़ कीजिए, कैपिटल P। वो पूछेगा कि किस डायरेक्टरी में आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, जो भी HTML का पेज खोलने जाना तो उसको क्या होगा, उसको आपके डायरेक्टरी में जाके कॉपी कर देगा ये। तो मेरे को चाहिए कि टैम्प के अंदर जाके ये इसको google.com को कॉपी कर दे। ठीक है, इंस्टॉल कर दे, जो भी आप कहना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये कमांड चलाया। जैसे ही कल चलाया तो ये देखिए आपको कुछ दिखाई दिया होगा, 0 सेकंड मतलब मिली सेकंड के अंदर ही मेरे को डाउनलोड करके दे दिया। तो दोस्तों आप देखिए, आप मैं इसको समझाता हूँ ये कर क्या रहा है। बेसिकली आपने इसको बोला कि मेरे को टैम्प के अंदर google.com को जितना भी जो आपको HTML का पेज दिखाई देता है ना, वो सारा क्या किया इसने, कॉपी करके आपको दे दिया है। तो आपका देखो सर्वर गया, रिजॉल्विंग google.com, इसकी आईपी इसको ये मिली 172.117.174, ये IPv4 है, और ये इसको IPv6 है, जो कि गूगल की आईपी, जो गूगल का आईपी एड्रेस है। अभी जब आप रिजर्व करो गूगल को तो ये आपको आईपी एड्रेस मिलेगी। हो सकता है ये चेंज भी होता रहे, क्योंकि गूगल अपना आईपी एड्रेस चेंज करता है। तो ये क्या हुआ, दूसरी लाइन में कनेक्टिंग टू google.com, इसने कनेक्ट कर लिया गूगल को, और इसका पोर्ट जो है वो 443 जो HTTPS के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे देखिए स्टेटस कनेक्टेड है। कनेक्ट करने के बाद HTTP रिक्वेस्ट सेंड करता है, फिर ये क्या करता है, ये वेट कर रहा है रिस्पॉन्स के लिए। फिर इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये फिर से इस पेज पे जाता है www.google.com पे, जो डोमेन है इसका। इसके बाद यहाँ पे ये कनेक्ट होता है, और आपको क्या होता है, इसको रिस्पॉन्स मिल जाता है 200 ओके का, कि अभी मेरे को रिस्पॉन्स मिल गया है। हम दोनों जो क्लाइंट और सर्वर दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए हैं। तो ये मेरा जो सर्वर है गूगल के साथ कनेक्टेड है। अब क्या करेगा, आपके इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देगा। और इसने क्या किया, देखिए सेव कर दिया इस फाइल को temp/index.html, क्योंकि वो HTML का पेज था, इसलिए इसने क्या किया, HTML को आपके पेज को सेव कर दिया। ठीक है, एक्सटेंशन देखिए HTML, क्योंकि वेबसाइट आपकी HTML में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको साइज दिख जाएगा, 15 kbps साइज है, और किस स्पीड से इसने इसको डाउनलोड किया है वो देखिए 32.6 mbps स्पीड से। तो टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे साइज से तो आपको ये मिली सेकेंड में आएगा, जैसे यहाँ पे 0 सेकेंड लिखा है। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अभी क्या करेंगे, टैम्प के अंदर जाके देखना चाहेंगे हम लोग भी, कहीं सेव किया है तो कहाँ है। तो हम टेम्प डायरेक्टरी के अंदर चले गए हैं। तो चेंज डायरेक्टरी, आपको किसी भी डायरेक्टरी में जाना तो cd कमांड यूज़ करिएगा, /temp, आप उस डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। तो आपको l कमांड यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड लॉन्ग लिस्टिंग के लिए होता है। तो अगर लिस्टिंग करनी है आपको तो आप एंटर कर दीजिए। आप देखिए बहुत सारे आपको दिखाई देंगे इसके अंदर, राइट, फाइल्स बहुत सारे हैं इसके अंदर। आपका गूगल वाला भी कहीं तो पड़ा होगा। तो दोस्तों इतने सारे अभी मेरे को कैसे पता चलेगा कि मेरा कहाँ है, जो भी डाउनलोड किया। बहुत तरीके हैं हमारे पास, हम क्या करेंगे क्लियर कर देंगे। हम यहाँ पे ढूंढेंगे इसको, ग्रैब कमांड से ढूंढ लेंगे इसको, index.html करके था ना। तो देखिए दोस्तों आपको पता चल गया, ये इसका परमिशन है। ये हम लोग अपनी आगे आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे कैसे परमिशन पढ़ते हैं। ये रीड राइट परमिशन है रूट को, जो आपका सुपर यूज़र है, और ये आपका ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, अभी ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए पहले ये फाइल है, तो इस फाइल का साइज़ है ये 15.12 KB। अच्छा, और अगर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में साइज़ के हिसाब से पढ़ना है तो एक और कमांड यूज़ कर सकते हैं, ls-lrth। अभी देखिएगा 5 grep index.html। देखिए दोस्तों क्या है, 15K इसका साइज़ है।
आप ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं, ये कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया कि कैसे हम लोग जो है कोई भी फाइल को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो कैसे। अच्छा, अब इसको, इस फाइल को हमें रीड करना है, तो एक कमांड मेरे पास, आप कोई भी कमांड से यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर आप चाहते हैं इसको पूरा एक साथ ना आए, पूरा फाइल का कंटेंट थोड़ा थोड़ा है, तो प्लेस कमांड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ये सारा भी मैं कवर करूँगा, बहुत सारे कमांड्स हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपको ये गूगल वाला पेज दिखाई देगा, आप चाहिए तो इसमें सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, आप जाते हैं तो गूगल पे एक टाइटल आती है, इसके बाद आपको ये सब दिखाई देता है, कौन सा कलर है, क्या है, ये सारा फॉर्मेट है, आपको दिखाई देगा इसके अंदर। गूगल सर्च पेज भी आपको दिखेगा, आप ध्यान से देखोगे तो। और यहाँ पे सिर्फ आपको शिफ्ट की दबानी है दोस्तों, आपको दूसरा पेज दिखाई देगा उसी का एक, और फिर आप दबाइए, इसके अंदर आप देख सकते हैं आपका सर्च पेज होगा, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो इमेज भी दिखा रहा है, इमेज है, वीडियो है, सारी चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। फिर टैब दबाइए, आपको सारा इंफॉर्मेशन दिखाई देगा, ये सारा पेज है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो अभी हम लोगों ने देखा, अगर मेरे को सबका कंटेंट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का एक साथ पढ़ना है तो क्या करूँगा, कैट कमांड यूज़ कर लीजिए, आपको एक साथ पूरा कंटेंट दिखाई दे देगा। अच्छा, एक चीज़ और, मेरे को सर्च पेज ढूंढना है ऐसे, कैट, अच्छा एक सेकेंड क्लियर कर लेंगे तो डेट आपको दिखाई दे। तो अगर मैं कहूँ कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर मेरे को सर्च पेज चाहिए, मैं ग्राफ सर्च है ये, ओके, बहुत सारे सर्च देखिए, जो हम लोग सर्च करते हैं ना उसके अंदर डालते हैं ये पैसा, आपको दिख रही है क्या, ये सर्च देखिएगा, गूगल सर्च, इसके अंदर आप लोग डालते हो, राइट, कुछ आपको सर्च करना होता है जो भी। तो ये था अभी हमारा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बोला कि डब्ल्यू गेट कमांड है, राइट, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो कोई भी फाइल को, पैकेज को, ऑडियो को, वीडियो को, वटेवर यूआरएल के अंदर जाएगा। कोई भी गिटहब से रिपोजिटरी डाउनलोड करनी है, कोई इसका डेस्ट्रो करना है, किसी लिनक्स का आईओएस करना है, तो यहाँ से ही कर लीजिए, कर सकते हैं आप, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस पाथ देना है, ये डाउनलोड कर देगा यहाँ पे भी। लेकिन सारा कमांड आपको याद करना मुश्किल है थोड़ा, तो मैं क्या आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सारे कमांड का एक मैनुअल पेज होता है जिसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन होता है उस कमांड का। तो आपको उस कमांड को, अगर आपको कोई भी कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करिएगा, मैन कमांड होता है, दैट इज मैनुअल, और उस कमांड, जो भी कमांड के बारे में चाहिए आपको वो टाइप कर दीजिए। अभी डब्ल्यू गेट के अंदर जो भी चीज़ें होंगी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा आपको, इसका मैनुअल खुल के जाएगा, कहाँ पे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। डब्ल्यू गेट हाइफन पी जैसे मैंने बताया था, इस डायरेक्टरी में आपको इंस्टॉल करना, और यू आर एल, दैट मीन्स वो यू आर एल जो मैंने अभी google.com किया था। ऐसे ही आप देख सकते हो ये क्या है। ठीक है, नॉन इंटरेक्टिव डाउनलोड्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम वेब, इट सपोर्ट एच टी टी पी, एच टी टी पी एस, एफ टी पी, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है ये। तो कोई भी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, पेज। अब ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करके और आप देख सकते हो सारी चीज़, इसके ऑप्शन सब, सिंटैक्स, सारी चीज़ें दिखाई दी हैं। तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए बेसिक कौन कौन से कमांड्स हैं। आप चाहिए तो इसके अंदर पढ़ के और अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसके अंदर देख के उस कमांड के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हो। तो है ना बहुत कमाल का ये मैन पेज। और एक और मैं आपको कमांड बता दूँ, आपको अगर जल्दी में देखना है तो क्या करिएगा, डब्ल्यू गेट हाइफन हाइफन हेल्प कमांड यूज करिएगा, आपको इसमें भी सारी चीजें मिल जाएंगी। हाइफन ए यूज करते होगा डब्ल्यू गेट के साथ तो क्या होगा, हाइफन आर करते हो, हाइफन डी करते हो, आपको क्या होगा। तो अगर आपको देखना है कि ये देखिए सारे कमांड्स आपको दिखाई देंगे, ऊपर जाना है, ऊपर जाके देखिए इतने सारे देंगे, एच टी टी पी एस के, एच टी टी पी के केस में क्या क्या यूज़ कर सकते हो, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है,
जैसे मैंने अभी ये कमांड यूज़ किया था, राइट, wget-p। तो हाइफन कैपिटल पी का क्या मतलब है? डायरेक्टरी को पूछता है प्रीफिक्स, कहाँ डालना है आपको पहले, देखो सेव फाइल टू दिस प्रीफिक्स। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया है। बस एक चीज़ और बची है, अभी होस्ट नेम चेंज करना है, वो देखते हैं हम लोग। तो बस सर्वर को आप रिबूट कर दीजिए। जैसे इसको रिबूट करेंगे दोस्तों, जैसे ये ऑन होगा आपका होस्ट नेम आपको दिखाई देगा। एक कमांड इसके थ्रू देखेंगे, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टीसीपी डम। तो दोस्तों आपका ये वेब सर्वर आ गया है। तो आपका ये सर्वर आपको दिखाई दे रहा है जीयूआई का। अभी आप क्या करिए, आप डायरेक्ट आशीष पे क्लिक करके भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी रूट पे करना है तो आपको नॉट लिस्टेड वाले पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे रूट पे जाइएगा, यहाँ पे आप जो भी आपने पासवर्ड डाला है वो एंटर करिएगा। जैसे आप एंटर करेंगे आपको जीयूआई वाला टर्मिनल ये दे देगा। दोस्तों जैसे आपका टर्मिनल आ जाता है, हम लोग इसके अंदर जाएंगे और फिर अपना होस्ट नेम देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, आप राइट क्लिक करो, ओपन टर्मिनल के अंदर आओ, और ये देखिए दोस्तों, तो मैं बड़ा कर लूँ तो आप इजीली देख सकते हैं अभी आपका लोकल होस्ट की जगह पे क्या है, ये इसका नेम चेंज हो गया, अभी सेंटोस सर्वर आ रहा है। जब भी आप इसको पिंग करेंगे ना, सेंटोस सर्वर को अपने CentOS अंडरस्कोर सर्वर, इसको जैसे ही आप पिंग करेंगे आपको आपका आईपी एड्रेस दिख जाएगा। ये रिजॉल्व कर लिया है डीएनएस। तो दोस्तों हमने आज देख लिया कैसे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, कैसे होस्ट नेम, कैसे डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, सो दैट हमारा सर्वर आउटसाइड वर्ल्ड बात कर पाए। और एक अपना सर्वर देखा हमने कि कैसे इसको हमने इंटेलिजेंट बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे एनएमसीएलआई काम करता है, एनएमसीएलआई से कैसे हम लोग कमांड लाइन के थ्रू कैसे हम लोग आईपी डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिना फाइल में जाए हुए, जो कि आपका रेड हैट सर्टिफिकेशन का पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों आई होप हमने सारा कवर कर लिया है। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।